जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको हाइप करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप हमारे चैनल को हाइप भी कीजिएगा। एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं अपरिमेय संख्या की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने परिमेय संख्या पढ़ा था। तो परिमेय संख्या में क्या होता था कि वे संख्याएं जिन्हें p अपान के रूप में लिखा जा सकता था परिमेय संख्या कहलाती थी। ठीक उसी का अपोजिट यहाँ पर है कि वे संख्याएं जिन्हें p अपान के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं हो 0 के, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √11 और ऐसे ही रूट की सभी संख्याएं जो रूट में आती हैं, और पाई सहित ऐसी संख्याएं जो अनवरत रूप से चलती रहती हैं, यानी कि जिसका कोई अंत निश्चित नहीं होता। इनके ऊपर एक वार का सिंबल लगा होता है इस प्रकार से। तो इसका मतलब होता है कि ये संख्याएं अब रिपीट होने वाली हैं, बार बार रिपीट होंगी। तो 0.1212, 0.5757 इत्यादि सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए, यानी कि √2 को निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि √2 संख्या बनती कैसे है, क्योंकि हमारे पास प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो ऐसी संख्याओं में से √2 संख्या का निर्माण कैसे हो गया, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ग ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इसको कुछ नाम दे दें कि A, B, C और ये D, तो एक हमारा एक वर्ग हो गया और इसकी सभी लंबाई एक ही इकाई की हैं, यानी कि चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। अब अगर हम इस वर्ग में एक विकर्ण खींचें, यानी कि AC को मिलाते हुए इस प्रकार से, तो हमारे पास एक विकर्ण हो गया AC। अब हमारे पास दो त्रिभुज ABC और एक ADC बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। तो अब इस त्रिभुज ABC में हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस विकर्ण को फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारे पास AC है जिसको हमको फाइंड करना है। लंब हमारे पास BC हो जाएगा, यानी कि एक इकाई है, इसका वर्ग प्लस आधार है एक इकाई। तो इस प्रकार से हो जाएगा। AC को अगर हम निकालेंगे तो ये वर्गमूल में आ जाएगा, यानी कि √2। तो इस प्रकार हमारे पास संख्या बन गई √2। अब इस संख्या √2 को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसमें 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं दर्शाई जाती हैं। कैसे दर्शाया जाता है, इसके दाहिने साइड धनात्मक संख्याएं होंगी और बाएं साइड माइनस वाली संख्याएं होती हैं। तो चलिए इसको निरूपित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, 2, 3, 4, 5 और इधर माइनस की संख्याएं, यानी कि -1, -2, -3 और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो अब हम इस संख्या रेखा पर हमको √2 को निरूपित करना है। तो √2 कहाँ पर है, जैसा कि √2 का मान हमको पता है कि √2 का जो मान होता है वो 1.414 होता है, यानी कि 1 से अधिक होगा और 2 से कम होगा, यानी कि इसके बीच में कहीं पे आएगा। तो इसको निरूपित करने के लिए हमें एक इकाई, यानी कि एक इकाई से एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का लंब खींचकर। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लंब खींच लेते हैं। एक इकाई का ही लेना है। अगर आपने इन दोनों को जिस नाप का लिया है उसी नाप का आपको यहाँ पर भी एक उतनी ही इकाई का एक लंब खींचना है। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब हम इसी से 0 को मिलाते हुए एक विकर्ण के रूप में रेखा खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। और अगर इसको कुछ नाम दे दें, यानी कि A, इसको B दे दें, इसको C, तो हमारे पास एक त्रिभुज बन गया 90 डिग्री का। तो ये रेखा जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि ये रेखा जो है वो √2 की रेखा है। अब हमको संख्या रेखा पे ये बताना है कि √2 कहाँ पे आएगा। तो आपको एक प्रकार की सहायता से
यहाँ पर एक चाप खींचना है। एक बिंदु को आपको ए बिंदु पर रखना है, एक पॉइंट को, और दूसरा पॉइंट आपको सी पर रखकर एक चाप खींचेंगे। जहाँ पर भी ये चाप आपको संख्या रेखा पर काटेगा वही बिंदु √2 होगा। इस प्रकार से आपको चाप खींचना है। तो ये जो बिंदु हमें मिला ये बिंदु होगा √2। चूँकि अगर हम इसी चाप से पूरा वृत्त बना दें तो हमारी ये त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या जब √2 है तो जो पॉइंट मिलेगा वो भी √2 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट है √2। और जैसा कि √2 का वैल्यू भी होता है 1.414, यानी कि 1 और 2 के बीच में आया है, यानी कि हमारा ये मान बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आप संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 है, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। जैसे हमने √2 का किया था वैसे ही √3 का भी स्थान निर्धारण करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, इसको ले लेते हैं सॉल्व। तो इस प्रकार से हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस संख्या रेखा पर √3 को निरूपित करेंगे कहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक लंब खींचेंगे, यानी कि एक इकाई का। जैसे हमने √2 को निरूपित करने के लिए एक लंब खींचा था, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंब खींचा था, तो वैसे ही आपको एक लंब खींच लेना है। √2 के लिए हमने एक विकर्ण खींचा था कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि √3 को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो ये जो हमारी रेखा थी ये √2 की रेखा है जिसकी लंबाई एक इकाई कहलाएगी। √2 में हमको यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना था, अब हमको यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो कोण बनाने के लिए हम एक इसके लंबवत एक रेखा खींचेंगे जो 90 डिग्री का कोण बना रही हो कुछ इस प्रकार से। एक ही इकाई की आप रेखा खींचेगा और इस रेखा को इस बिंदु से मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से। आप चाहें तो उसको कुछ नाम दे सकते हैं, A, B, C और ये D। ये भी एक इकाई है और ये भी एक इकाई है। तो √3 को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अब इस त्रिभुज पर जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है इस त्रिभुज पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। कर्ण क्या है हमारे पास AD, यानी कि AD का वर्ग। तो लंब 1 का स्क्वायर और प्लस आधार है तो आधार √2 का वर्ग कहला जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास आएगा 1 + 2, यानी कि √2 का वर्ग 2 होगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा। और जब AD को हम फाइंड करेंगे तो ये वर्गमूल के रूप में आ जाएगा, यानी कि √3 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास ये जो विकर्ण आएगा ये विकर्ण होगा √3। अब इस √3 की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। तो चलिए चाप खींचते हैं। एक बिंदु को आपको A पर रखना है और एक बिंदु को आपको D पर रखना है और यहाँ से एक आपको चाप खींचेंगे। तो इस प्रकार से आप चाप खींचेंगे। जैसा कि आपको पता भी है कि √3 का मान जो होता है 1.734 होता है, यानी कि 2 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हमारा चाप भी 2 के करीब आया है। और इसी में अगर हम √2 को भी निरूपित करें तो √2 हमारे पास यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमारा √2 आ रहा है। तो इस प्रकार आप संख्या रेखा पर √3 का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर आप √3 को निरूपित करेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 1.2 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। फर्स्ट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं में आती हैं जैसे √2 हो गई, या कि √3, √5, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। और पाई सहित 0.1, 2, 3 और वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय
संख्या का समूह होती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं। तो इस प्रकार से जब अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में है तो ये कथन सत्य हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हम लिखेंगे कि कथन सत्य है। कथन सत्य है। कारण दे दीजिए। चूंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में उपस्थित है, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। इस प्रकार लिखेंगे कि कारण चूंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में उपस्थित है, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है और इस प्रकार की संख्याओं में 1, 2, 3 यानी सभी प्रकृत संख्या और सभी अपरिमेय संख्याएं भी शामिल होंगी। यहाँ पर आपको पाई सहित भी सभी संख्याएं देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु ऋण यम के रूप का होता है, तो क्या यह कथन सत्य है? चलिए जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो संख्या रेखा पर हमारे पास जैसे बिंदु है 1, तो इस 1 को हम √1 लिख सकते हैं और इस 2 को हम √4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार √3 को भी हम √9, इसको √16 और ऐसी सभी संख्याओं को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के रूप में, जहाँ पर अंडर रूट के अंदर की संख्या यानी कि 1, 4, 9, 16 ये सभी प्रकृत संख्याएं हैं। यानी कि इस प्रकार से हमारी ये स्टेटमेंट सत्य हो रही है। लेकिन यही कथन हम माइनस वाली संख्याओं पर लागू करें तो ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जिस पर जैसे -2 को हम वर्गमूल के रूप में लिखें तो -4 लिख दें। ऐसी संख्याएं नहीं होती। ऐसी संख्याएं आपको सम्मिश्र संख्याओं में मिलेंगी, ना कि संख्या रेखा पर। चूंकि -4 का वर्गमूल निकालेंगे तो -2 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये कथन असत्य हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, चलिए जानते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि कथन असत्य है। कारण चूंकि तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि चूंकि ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, -2 और भी सभी माइनस संख्याएं वास्तविक संख्या रेखा पर तो हैं, लेकिन ये किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इससे पहले हमने जस्ट इसका अपोजिट पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं, और अपरिमेय संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या है, उसमें परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। यानी कि इस अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्याएं छूट जाएंगी जो कि वास्तविक संख्याओं में हैं। तो इसलिए हमारा ये कथन असत्य हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कि कथन असत्य है। कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्याओं में उपस्थित नहीं है। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या में उपस्थित नहीं है, इसलिए दिया गया कथन आपका असत्य है। इसलिए दिया गया कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या में उपस्थित नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? चूंकि धनात्मक पूर्णांक होते हैं जैसे 1, 2, 3 ऐसी सभी संख्याएं, तो क्या इनका वर्गमूल क्या एक अपरिमेय संख्या होगा? कभी नहीं। चूंकि जैसे हमारे पास 4 है तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 आएगा। तो क्या 2 एक अपरिमेय संख्या है? नहीं है। इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। चूंकि हम लिखेंगे यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि हमको बताना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो लिखेंगे नहीं। यहाँ पर दे रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए। नहीं, और वो संख्या क्या है? संख्या है जैसे 4 है तो 4 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आएगा। तो 2 एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये गलत है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 एक परिमेय है। परिमेय का उदाहरण देना है तो परिमेय का उदाहरण हो गया परिमेय संख्या है। धनात्मक पूर्णांक 4 है, इसका वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हमारा वर्गमूल का एग्जाम्पल भी हो गया, एग्जाम्पल देना था तो, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। इस प्रकार से हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। इस संख्या रेखा पर हमने √2 और √3 को किस प्रकार निरूपित किया था उसको हम यहाँ पे चित्रित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस संख्या रेखा पर √2 और √3 को निर्धारित किया था। हम ये देख सकते हैं कि अगर हम विकर्ण को ऐसे बढ़ाते जाएं 90 डिग्री का कोण लेकर, तो हमारे पास जो संख्या है √2, √3, √4, √5 ऐसे ही ये भी बढ़ती जाएगी। तो चलिए इस पर भी हम एक 90 डिग्री का कोण बनाकर एक अगला विकर्ण बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का विकर्ण लेंगे और इसको हम बिंदु ए से मिला देंगे। हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आएगा। चूंकि ये एक इकाई का है और इसको कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे पी नाम दे दीजिए। तो अगर हम ए पी विकर्ण निकालेंगे तो आधार ए डी होगा और लंब पी डी हो जाएगा। तो हम विकर्ण निकालने के लिए यानी कि ए पी निकालने के लिए √3 का वर्ग और +1 का वर्ग, तो हमारे पास 4 आएगा। तो जब ए पी निकालेंगे
AP, तो √4 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास ये जो मिला ये √4 मिला। इसी प्रकार हम एक और विकर्ण को खींचकर √5 को बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। इसको बिंदु A से मिला दीजिए। और आप इसको कुछ नाम दे सकते हैं Q। तो AQ जो होगा √5 होगा। इसको फाइंड करने के लिए कैसे क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए आप कर सकते हैं, जैसे AQ फाइंड करना है आपको, जैसे AQ फाइंड करने के लिए AQ इक्वल टू लंब इस बार हमारे पास 1 है और आधार 4 है, √4, तो √4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो हमारे पास आएगा 5। और जब AQ फाइंड करेंगे तो √5 आएगा। तो यानी कि ये जो रेखा है हमारे पास ये √5 की रेखा है। अब इस रेखा की लंबाई लेकर एक चाप खींचेंगे, जहां पर भी चाप काटेगा वो बिंदु होगा आपका √5। तो चलिए एक चाप खींच लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से आपने चाप खींच लिया, यानी कि ये जो बिंदु होगा ये √5 का बिंदु होगा। और जैसा कि आपको पता भी है कि √5 का मान 2.236 पॉइंट होता है, यानी कि 2 से प्लस है और 3 से कम में है। तो यानी कि ये बिंदु हमारा एकदम परफेक्ट है। इस प्रकार आप आगे करके √6, √7 सभी संख्याओं को आप फाइंड कर सकते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4th है, वो एक थ्योरेटिकल के रूप में है और आप उसे चयन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।